भारत बांग्लादेश दोस्ती में लिखी गई नई इबारत। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनी 3 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों ने पिछले 9 साल में जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। शेख हसीना ने जताया आभार। पीएम मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से की मुलाकात। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। कहा, एथलीट केंद्रित है सरकार की नीति। मराठा आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सर्वदलीय बैठक। कहा, मराठा आरक्षण को लेकर सभी दल एकमत। आंदोलनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। चुनावी राज्यों में चढ़ा सियासी पारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मिजोरम में जनसभा। विपक्ष पर बोला हमला। राजस्थान में टिकट कटने से नाराज कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की बैठक। पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह में 11% का इजाफा। बीते माह में कुल संग्रह बढ़कर हुआ 1,72,000 करोड़ रुपए। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पहुंचा खतरनाक स्तर पर। कई जगहों पर AQI 400 के पार हुआ दर्ज। ग्रेड 2 के प्रावधान के तहत बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाली BS4 बसों की एंट्री हुई बंद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के दल से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। एशियन पैरा गेम्स में मेडल का शतक लगाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया और अपने हौसलों के दम पर देश को 111 मेडल हासिल करवा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बाकी खेलों में जब एक खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो खेल की दुनिया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा बनता है, लेकिन जब एक दिव्यांग जीत कर आता है तो वह सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते या उससे 3 गुना ज्यादा है। ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। पिछले कुछ सालों से खेलों को प्रोत्साहित करने से इसके प्रति समाज के नजरिए में बहुत भारी बदलाव आया है। इसकी एक बड़ी वजह सरकार का अपनाए जाने वाला संवेदनशील नजरिया भी है, जिसका असर नीतियों में भी दिखाई देता है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी। ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब
एथलीट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। पीएम ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस खेल के लिए चुने गए, उनमें से कोई वहां से जीत कर तो कोई सीख कर आया है। इनमें से कोई एक भी हार कर नहीं आया। उन्होंने कहा कि खेल में दो ही चीज होती है, जीतना और सीखना। प्रधानमंत्री ने एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया। गौरतलब है कि भारत ने एशियाई पैरा गेम्स में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ गौरव और नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊंचाई छू रहे हैं और बीते 9 वर्षों में दोनों ने मिलकर जितना काम किया है, उतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं हैं: अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2। गौरतलब है कि अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण भी शामिल है। दोनों देशों के सहयोग से तैयार की गई परियोजनाएं बताती हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री का भाव पिछले 9 साल के दौरान और भी सशक्त हुआ है। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our two friendly countries. मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र इकाई 2 की परियोजना बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई 1 का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। भाजपा तेलंगाना के लिए अब तक कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं राजस्थान में अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। पार्टी को अभी 76 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। माना जाता है कि आज हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना को लेकर भी अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी से संयम बरतने की अपील की, साथ ही सभी से राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध किया कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए बाजारों को बंद किया गया है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने 2021 में इस पर रोक लगा दी। मंगलवार को राज्य की कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को अपना लिया, लेकिन आंदोलनकारी राज्य सरकार को तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सदन में मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का भविष्य केवल एक या दो देशों के बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। Our Prime Minister Narendra Modi ji has for several years argued that the future of tech, whether it be innovation, whether it be partnerships, or indeed the institutional framework for regulating technology and innovation for the common good of all humans and all mankind should be driven by a coalition of nations rather than just one country or two countries, and that the institutional framework should be less episodic and a lot more sustained and with strategic clarity.
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा शिक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात एक वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट है, भारत एक वैश्विक प्रतिभा का हॉटस्पॉट है। समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात को वैश्विक अवसरों और पारस्परिक समृद्धि के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समझौता ज्ञापन हमारे दोनों देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोनों देशों के बीच समझौता कौशल में क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। अपनी संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायद विश्वविद्यालय में स्थित अंतरिम IIT दिल्ली आबू धाबी के परिसर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली आबू धाबी का परिसर दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकताओं का प्रमाण है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IIT दिल्ली आबू धाबी परिसर भारत की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालीगावा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहे रामलला के दिव्य और भव्य राम मंदिर का प्रथम तल पूर्णतः पूरा होने की ओर है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के मंदिर को अनूठा, आकर्षक और अतुलनीय स्वरूप देने में लगा है, जिसके लिए रामलला के सिंहासन, प्रवेश द्वार के दरवाजे और शीर्ष पर सोने की परत चढ़ाकर मंदिर को स्वर्णिम आभा देने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 फीट ऊंचे सिंहासन, 14 दरवाजे और शिखर सहित सभी 5 गुंबद के साथ ही 40 फीट ऊंचा पताका दंड को स्वर्ण के पत्थर से सुसज्जित किया जाएगा। अयोध्या वासियों में राम मंदिर की स्वर्णिम आभा स्थापित करने की चर्चा ने उत्साह और उमंग का संचार किया है। जो भी राम मंदिर बन रहा है वो अच्छे से अच्छे सामान का उपयोग करके बनाया जा रहा है, जो कि विश्व में अनूठा मंदिर रहे, इस हिसाब से उसकी तैयारी हो रही है। और 1000 साल तक कम से कम इसमें कुछ किसी तरीके की व्यवधान ना हो, ये सोच के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। अयोध्या सनातन नगरी है और ये भगवान राम की जन्मस्थली है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आज एक ऐतिहासिक अवसर आया है। रामलला का 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और स्वर्ण मंदिर बन रहा है। ये तो बड़े खुशी की बात है और भगवान राम हमारे उनका भव्य मंदिर दिव्य तैयार हो रहा है। काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। योगी और मोदी जी के वजह से आज मंदिर की जो स्थिति बन रहा है, जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये हिंदू समाज 500 सालों से ताक लगाए हुए बैठा था कि उसके राम का मंदिर बने और भव्य बने। अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह योजना लेकर के आया है कि शिखर से लेकर के दरवाजे और सिंहासन तक स्वर्ण जड़ित किए जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम जन्मभूमि देश ही नहीं पूरे विदेश जितने भी विश्व भर का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे भव्य मंदिर तैयार होगा, तो यह कहीं ना कहीं हिंदू समाज के गौरव की बात है। भारत के दक्ष और कुशल पेशेवरों की दुनिया में बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारतीय युवाओं के हुनर को तराशने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा है। इसके लिए युवाओं को उच्चतम प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण सहित विदेश में रोजगार हासिल करने के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। कि जो हमारी 18 मेजर जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, उनमें हमने सर्वेक्षण करने के बाद किन किन एरियाज़ में, किन किन स्किल्स में कितने लोगों की ज़रूरत है, वो हमने समीक्षा करके रखी हुई है। दूसरी बात उठती है कि वो उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो उनके पास जो कॉम्पिटेंसी हैं, वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ हों।
उस सिलसिले में उस कंपनियों देशों के जो मानक संस्थाएं हैं उनके साथ स्किल क्वालिफिकेशंस को कैसे इक्विवेलेंट बनाया जाए और उनके हिसाब से कैसे हम यहाँ स्किलिंग इंडिया में दी जाएं, वो दूसरा प्रयास है। तीसरा, ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ, तो उसके लिए जैसे इस बार बजट में अनाउंस किया गया कि 30 हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे और इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम जो एम्प्लॉयर्स, जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स, उनके डिमांड के मुताबिक उस विधा में, उस स्किल में लोगों को स्किलिंग करें। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विकसित और विकासशील देशों को कुशल कामगार एवं पेशेवर प्रदान करने के उद्देश्य से कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत को दक्ष कार्यबल प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि स्किलिंग के क्षेत्र में हम पूरे स्पेक्ट्रम में लो मिडिल एंड से लेते हुए हाई एंड स्किलिंग में लोगों को बाहर भेजने का प्रयास करते रहें और इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक हमने कंट्री के साथ भी मेमोरेंडम एग्रीमेंट किया है। उदाहरण के लिए जापान के साथ हमारी जो एग्रीमेंट हुई है उसके अंतर्गत जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ओसाका और टोक्यो में हमारी टीम जो है वहाँ पे जो एम्प्लॉयर के साथ बात कर रही है, जापानीज सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात हो रही है। हमारे आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी अभी यूए में इस एजुकेशनल स्किलिंग के बारे में गए हुए हैं, जहाँ हम काफ़ी इम्पोर्टेंट MOUs भी साइन कर रहे हैं जिसमें वहाँ के एम्प्लॉयर्स को इंडिया से कैसे हम स्किल्ड मैन पावर को सोर्स कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। उसी तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, जैसे हाल में हमने फिनलैंड में नर्सेस को इंडियन को भेजा। हमने यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज की क्लासेस चलाने के लिए हमने गुड़गांव में, जर्मन के लिए हमने खोली हुई हैं। अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन के दम पर शानदार जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे उच्च स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 13% का उछाल देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर में 1,72,003 करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो 11% ज्यादा है। वहीं बीते साल अक्टूबर महीने के मुकाबले इस अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 13% ज्यादा रहा है। देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले बहुत से वीर सपूतों का नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के पहले वीर सपूत वीर नारायण सिंह थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे गए थे। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह बिंझुआर को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के आदिवासी योद्धाओं का स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ के पहले स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को याद किया। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे। दरअसल उन दिनों सोना खान एक रियासत के रूप में जानी जाती थी, जो आजकल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आता है। यहाँ के बिंझवार जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। बचपन से ही वीर नारायण सिंह को वीरता, देशभक्ति और निडरता अपने पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो धनुष बाण, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में महारत हासिल कर चुके थे। अंग्रेज उनके शौर्य से डरे हुए थे। शहीद वीर नारायण सिंह अपने लोगों से अटूट लगाव रखते थे। 1856 के भीषण अकाल के दौरान इस वीर सपूत ने कसडोल के साहूकारों का गोदाम लूटकर गरीबों में बांट दिया। इसलिए गरीबों के लिए वीर नारायण सिंह एक मसीहा के रूप में सामने आए, जिसके कारण वहां के साहूकार वीर नारायण सिंह से दुश्मनी करने लगे थे। साहूकारों ने इसकी शिकायत अंग्रेजी हुकूमत से भी की थी। शहीद वीर नारायण सिंह की शिकायत जब साहूकारों ने ब्रिटिश सरकार से की, तो अंग्रेज उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगे। वीर नारायण सिंह की शिकायत मिलते ही डिप्टी कमिश्नर एलियट ने उस क्षेत्र को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 को शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लूट, चोरी और हत्या जैसे मुकदमे चलाने के लिए रायपुर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी,
जिसकी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी थी। इस आग में कई भारतीयों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर की जेल में बंद थे। 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ जेल के कुछ सैनिक भी जुड़ गए, जिन्होंने जेल से भागने में उनकी मदद की। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने केवल 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ सोनाखान में स्वतंत्रता दिला दी। 1 दिसंबर 1857 को वीर शहीद नारायण सिंह ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जिसमें उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घायल अंग्रेजों ने गोले बारूद के साथ सोनाखान पर हमला कर दिया। वीर नारायण सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें वीर नारायण सिंह घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए पूरे गांव को ही आग लगा दी थी, लेकिन ग्रामीणों की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें मौत की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देने के बाद उनके शव को रायपुर के जय स्तंभ चौराहे पर बांधकर तोप से उड़ा दिया। वीर नारायण सिंह के अमर बलिदान से लोग प्रेरित हुए और उनमें से 17 लोगों को 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। वीर नारायण सिंह की शहादत की तरह उनका बलिदान भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक स्मरणीय घटना थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंट्स 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स सुविधाओं से सक्षम यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करना आसान बनाना है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने यात्रियों को दीपावली से पूर्व ई कॉमर्स सुविधाओं का शानदार तोहफा देते हुए देश का पहला वर्चुअली शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि मोमेंटम 2.0 मेट्रो के लिए भारत का पहला वर्चुअली शॉपिंग ऐप है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के कार्ड के तत्काल रिचार्ज और अन्य उपयोगिता सेवाओं के लिए स्मार्ट भुगतान जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। यह ऐप QR टिकटिंग, मेन लाइन और एयरपोर्ट लाइन, ई शॉपिंग, डिजिटल लॉकर, स्मार्ट यूटिलिटी पेमेंट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाएगा। सारी चीज़ें ऑन द गो, यहाँ पर वो ट्रेन के अंदर बैठा है, अपने ऐप पे उसने ऑर्डर किया, वो जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ पे अवेलेबल हो गया, लॉकर से लेके घर चला गया। दूसरी चीज़ ये इस पे टिकटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उसके लिए बहुत कन्वीनियंस है, कैशलेस है। थर्ड है जो इसमें AI यूज़ करके वो पैसेंजर की प्रेफरेंसेस के बारे में वो जानेंगे। वो जिस एरिया में जा रहा है, इन सब से कुछ सेल चल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चलेगी। इस ऐप को तैयार करने में डीएमआरसी को तकनीकी सहयोग देने वाले टेक्नोक्रेट्स ने भी इसे उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी बताया। सॉफ्टवेयर हमारा है, ऐप हमने डेवलप करी है, जो फीचर्स हम लेके आए हैं वर्चुअल स्टोर का, लॉकर का, ये पहली बार भारत में हो रहा है। विदेश में लॉकर्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पे होते हैं, बट हिंदुस्तान में ये इट हैज़ बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको हर बार ट्रैवल करोगे, आप कुछ भी काम करोगे इस ऐप के थ्रू, तो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। उन लॉयल्टी पॉइंट्स का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदने के लिए हो, वो सब की हम इसमें सुविधा देंगे। यह ऐप स्टेशन की जानकारी के साथ साथ सुविधाओं के स्थान, गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफार्म और पहली और अंतिम ट्रेन के समय की जानकारी भी देगा। सटीक समय पर यात्रियों के लिए बाइक कैब भी इसके जरिए की जा सकती है। अगर आप कहीं फूड आउटलेट या ATM की तलाश में हैं, तो ऐप से उसका भी पता लगाया जा सकता है। ऐप स्टेशनों पर उपलब्ध दुकानों, आउटलेट, कियोस्क और ATM की भी जानकारी देगा। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता घरेलू बिजली जैसे गैस, मोबाइल, ATM, फास्टैग जैसे भुगतान भी कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं के हितों में अक्सर नवाचार करता रहता है और इसी क्रम में अब एक और नवाचार देश के सामने है। जी हाँ, यह है DMRC मोमेंटम 2.0। इसके जरिए एक और जहां दैनिक जीवन में आवागमन के उपभोक्ताओं को सरल और आसान सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर QR टिकटिंग के अलावा वर्चुअली स्टोर पर खरीदारी के साथ साथ डिजिटल लॉकर जैसी कई तरह की अन्य सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को मिलेगी। मेरे सोगी कैमरामैन सनी कालरा और सौरभ के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
चाय की